हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स वर्ल्ड। आई एम शौर्या अग्रवाल और आज हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर अपने चैप्टर 5 का सेकंड लास्ट टॉपिक कर रहे हैं जो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बड़ा सुना सुना टॉपिक लग रहा है ना। एग्जैक्टली हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स जब हमने किए थे तो उसमें से एक प्रिंसिपल ये भी था, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब उसी प्रिंसिपल को ना हम थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन क्या होती है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं सेंट्रलाइजेशन से। सेंट्रलाइजेशन का मतलब हुआ जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी डिसीजन मेकिंग पावर्स है, अथॉरिटी है, वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स को ही है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होती हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। जब सारे डिसीजंस, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े डिसीजंस भी सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स ही ले, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। What is centralization? When decision making authority is retained by top management, that organization is said to be centralized. इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं आप ही के घर में। जैसे आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिर आपके पेरेंट्स हैं और फिर आप हो। जब छोटे से छोटा डिसीजन भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स ले, जैसे कि आपने मोबाइल खरीदना है तो उनसे पूछना पड़ेगा, घर पे कुछ खाना बनेगा तो उनसे पूछना पड़ेगा, आपको कोई भी कपड़े लेने हैं तो उनसे पूछना पड़ेगा, आपको वॉशरूम भी जाना है तो भी उनसे पूछना पड़ेगा। तो जब सारे डिसीजंस टॉप लेवल मैनेजर्स ही लेते हैं उसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। अब दूसरा सिनेरियो है डिसेंट्रलाइजेशन। जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हम डेलीगेट कर देते हैं अपने लोअर लेवल्स को भी, मतलब कि हमारे मिडिल लेवल्स को भी हमने कुछ पावर्स दी, अथॉरिटी दी है डिसीजंस लेने के लिए, हमने लोअर लेवल्स को भी दिया, उसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सो व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू द लोएस्ट लेवल, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू बी डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए या डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। अब इसी क्वेश्चन का आंसर हम दो सीन्स हम डिस्कस करेंगे, उससे लेंगे। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन है कि सारे डिसीजन जो है वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स ही लेंगे, तो उनके ऊपर कितना बर्डन पड़ जाएगा। उन्होंने इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लेने हैं, रूटीन वर्क वाले डिसीजंस भी लेंगे, तो उनके ऊपर कितना बर्डन पड़ जाएगा। और हर एक एम्प्लॉय उन्हीं के पास जाके उनसे पहले डिस्कशन करेगा, फिर डिसीजन पे आएगा। तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जो हमारा डिसीजन जो होगा वो कितना डिले हो जाएगा। सो देयर विल बी डिले इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है। दूसरा सिनेरियो है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो, कि हमने अलाउ कर दिया अपने एम्प्लॉयज को, अपने सबऑर्डिनेट्स को कि आप डिसीजंस ले सकते हैं खुद। ठीक है, हमने उनको अथॉरिटी दे दी डिसीजन लेने के लिए। तो इमेजिन कीजिए, सपोज आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने लॉकर की चाबी आपको दे दी और बोला कि आप ना जब मन करे आइए, लॉकर आप ही का है, पैसे लीजिए और खर्च दीजिए। तो क्या होगा? वो जो मिसयूज होने वाला है ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो तो देयर विल बी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का मिसयूज होगा। तो आंसर क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए या डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए? तो आंसर है ना ही सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए और ना ही डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन इट। अगर आपको याद हो, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल में भी यही था कि इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अब बैलेंस कैसे होगा कि जितने भी हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं या जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स लें, और जो भी रूटीन वर्क है, जो छोटे मोटे डिसीजंस हैं, वो हम अपने सबऑर्डिनेट्स को लेने दें। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं, तो उससे एक बैलेंस बन जाएगा। आप एग्जांपल ले सकते हैं अपने घर की। जैसे अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स बोले आपको कि उन्होंने एक लिमिट सेट कर दी है कि अप टू 100 रुपीज़ आप खुद डिसीजंस ले सकते हैं, आप खुद कुछ भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा आपको कुछ एक दिन में परचेज करनी है तो आपको हमसे पूछना पड़ेगा। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होगा कि लाइक अप टू 1 लाख या 2 लाख रुपीज़ आप डील क्रैक कर सकते हैं, आप डील्स कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपको कुछ डील्स लेनी है तो आपको हमसे डिस्कशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हम अपनी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहे हैं अपने लोएस्ट लेवल तक। इसका मतलब ये भी है
कि टॉप लेवल मैनेजर्स जो हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स पर, लो लेवल मैनेजर्स पर ट्रस्ट कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं उनकी स्किल्स पर, उनकी टैलेंट पर। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन प्रॉपरली हो, जैसे कि जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो रिटेन रखे टॉप लेवल मैनेजर्स और बाकी डिसीजंस हम डेलीगेट कर दें अपने लो लेवल मैनेजर्स तक, अपने सबऑर्डिनेट्स तक, तो उसके काफ़ी एडवांटेजेस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वो क्या है वो वही डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। अब जो भी डिसीजंस हैं, हमने बोला जो रेगुलर डिसीजंस हैं वो कौन लेगा? सबऑर्डिनेट्स। अब कोई भी उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई चैलेंज आता है तो वो कौन फेस करेगा? चैलेंज सबऑर्डिनेट्स फेस करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो उनका सॉल्यूशन कौन लाएगा? सबऑर्डिनेट्स ही लाएंगे। अब सबऑर्डिनेट्स तो यही चाहेंगे ना कि मैं बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन लेके आऊँ, तो उससे क्या डेवलप हो रहा है? इनिशिएटिव। तो पॉइंट इज डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। सेकेंड इज क्विक डिसीजन मेकिंग। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन हो कि जितने भी डिसीजन है वो टॉप लेवल मैनेजर्स ही लेंगे, तो हमें पता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ना एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्केलर चेन। ठीक है, तो अगर सपोज ए ने एफ से, जो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, उनसे कुछ डिस्कशन करनी है, कुछ बात करनी है, तो वो डायरेक्टली इनके पास नहीं जा सकते हैं। वो पहले बी के पास जाएंगे, बी सी के पास जाएंगे, डी ई एफ वो उनको बताएंगे और फिर जो भी सॉल्यूशन होगा एफ से ई के पास आएगा, डी के पास आएगा, सी के पास आएगा, बी के पास आएगा, ए के पास आएगा। ऐसे काम करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो डिले कितना हो जाएगा ना, डिसीजंस मेकिंग जो है वो डिले हो जाएगा। इसीलिए जब डिसेंट्रलाइजेशन हो, अब डिसीजन अगर कोई प्रॉब्लम आती है, डिसीजन कौन लेगा? ए लेगा, अपनी अथॉरिटी की लिमिट तक कौन लेगा? ए। तो उससे क्या होगा? डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाएगी, जल्दी वो डिसीजन लेंगे, इतना डिले नहीं होगा। थर्ड है बेटर कंट्रोल। अब बेटर कंट्रोल की जब बात आ रही है तो हमें कंट्रोलिंग में हमने पढ़ा था हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, तो इसमें वही बात है बेटर कंट्रोल की कि परफॉर्मेंस मेजर करना बेटर हो जाता है, ईजी हो जाता है। कैसे? क्योंकि अब डिपार्टमेंटल हेड खुद ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन, एक डिपार्टमेंटल हेड अपने डिपार्टमेंट के लिए वर्क करेंगे, जो भी डिसीजंस लेंगे वो खुद लेंगे, उन्होंने किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी ड्रॉबैक आता है, तो हमें पता है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में है, तो उसको कंट्रोल करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, परफॉर्मेंस मेजर करना ईजी हो जाएगा। फोर्थ है डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। अब हम कोई भी ट्रेनिंग से ना, अगर हम कोई ट्रेनिंग करते हैं और उससे हम कोई स्किल सीखते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है जब हम उस स्किल को एक्सपीरियंस करें। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप मास्टर शेफ देख रहे हैं और उससे आपने पास्ता बनाना सीखा, देखकर आपने सीख लिया, तो ये होगी ट्रेनिंग काइंड ऑफ, कि आपने ट्रेन किया, आपने ट्रेनिंग ली कि वो चीज़ कैसे बनाते हैं। लेकिन जब तक आप अपने किचन में खुद नहीं घुसोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे करना है सारी चीज़ें, आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि हम ट्रेनिंग से तो स्किल्स गैदर कर सकते हैं, लेकिन उसको अपग्रेड करना है, उसको एक्सपीरियंस करना है, तो वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी ना। तो जब तक वो डिसीजंस खुद नहीं लेंगे, सबऑर्डिनेट्स खुद चैलेंज फेस नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं लाएंगे, तो वो टैलेंट कैसे अपग्रेड होगा? तो जैसे ही वो ऐसी, जब डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो उससे क्या होता है, जो मैनेजरियल टैलेंट होता है वो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? मैनेजर्स तैयार कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। फिफ्थ पॉइंट इज फैसिलिटेट ग्रोथ। अब यहाँ पे जब ग्रोथ की बात हो रही है वो ये हो रही है कि डिसेंट्रलाइजेशन से मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक फेयर कंपटीशन अराइज होता है, फेयर कंपटीशन। अब इसका मतलब हुआ कि जैसे हमने बोला कि हर एक डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंटल हेड है, वो अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के लिए अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अब हर डिपार्टमेंटल हेड क्या चाहेगा कि मेरा डिपार्टमेंट जो है वो अच्छा परफॉर्म करे, एक फेयर कंपटीशन डेवलप हो जाएगा कि हम अच्छा परफॉर्मेंस दें, हम अच्छा काम करें, ये सब चीज़ें। तो उससे क्या होगा, जब सभी अच्छा काम करेंगे मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जब मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, मेरे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, और जब प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाए तो ग्रो करना, ग्रोथ ईजी हो जाती है। तो फिफ्थ पॉइंट इज फैसिलिटेट ग्रोथ। लास्ट है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। अब सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं,
प्रायोरिटी एरियाज वाले, हाई प्रायोरिटी एरियाज वाले डिसीजंस लेने हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज होगी, प्लानिंग होगी, वो सब इनका काम है। बाकी काम हमने अपने सबॉर्डिनेट्स को दे दिया है, तो रिलीफ तो मिल ही जाएगा ना टॉप मैनेजर्स को। सो दैट्स इट गाइज। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत सारे निमोनिक्स शेयर करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है, तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं हमें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो इससे लाइक करिए। थैंक यू सो मच।